गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम सहगामी क्रिया के संचालन में कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व, पाठ्य सहगामी क्रिया को हम किस प्रकार से लाए, प्राचीन काल में हमारी जो पद्धति थी वो विषयगत पद्धति थी और जो सहगामी क्रियाएं थी उनको अतिरिक्त पद्धति के द्वारा जाना जाता था, उनको अशैक्षिक माना जाता था, शिक्षा में उनका कोई महत्व नहीं था। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया वैसे वैसे सहगामी क्रियाओं का अपना महत्व होता गया। तो सहगामी क्रिया का महत्व, फिर सहगामी क्रिया को किस प्रकार से श्रेणी विभाजन करके हम बालकों के ऊपर किस प्रकार से उसको मैं प्रयोग कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आपको अध्ययन करा चुके हैं। आज हम आपको सहगामी क्रिया में आ रही कठिनाइयों का अध्ययन करवाएंगे। अब कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं उसमें, जैसे बहुत सारे साधनों का अभाव है, आर्थिक बहुत सारे मूलभूत जो कठिनाई है उनके संचालन में हमें किस प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। माध्यमिक विद्यालय में सहगामी क्रियाओं के संचालन में सामान्यतया निम्नांकित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो भी सहगामी क्रिया प्राथमिक बच्चों के लिए, उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए नहीं, माध्यमिक शिक्षा के जो बालक हैं उन बालकों के ऊपर क्रियान्वयन करते हैं। तो आज हम उनकी कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली जो कठिनाई है वो है साधनों का अभाव। पहली है वो है साधनों का अभाव। साधनों का अभाव। अब साधनों का अभाव किस प्रकार से, विद्यालय में मानवीय एवं भौतिक साधनों के अभाव के कारण या तो अनेक क्रियाएं प्रारंभ ही नहीं हो पाती है अथवा सफलतापूर्वक नहीं चल पाती है। इन अभावों में धन, भवन, स्थान, अनुभवी व्यक्ति, धन, भवन, स्थान, अनुभवी व्यक्तियों की कमी, अनुभवी व्यक्तियों की कमी। साधनों का अभाव मानवीय हो या भौतिक हो, जरूर थोड़ी सारे विद्यालय में आपको पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत जैसे नौका संचालन है तो नौका संचालन के आपको जहाँ नौका का संचालन करना है तो वहाँ पर पानी का पूर्ण रूप से बहाव हो, या फिर नौका आपको उपस्थित हो, या साइकिल रेसिंग करनी है तो वो भी उसका भी अभाव माना जाता है। या और जैसे स्काउटिंग वगैरह में जो सारी जो धन का, सबसे पहले तो धन उसमें एकत्रित होना चाहिए। तो जरूरी नहीं सारी संस्थाओं के पास या सारे विद्यालयों के पास धन का भरपूर मात्रा में धन हो, भवन भी उपलब्ध नहीं होते बहुत सी जगह, तो स्थान का कोई जरूरी नहीं है। और सबसे खासकर बात है अनुभवी व्यक्तियों का प्रयोग करना। तो इसमें अनुभवी जो व्यक्ति हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन के लिए। तो इसलिए सबसे पहले इसमें मानवीय एवं भौतिक साधनों के कारण अनेक क्रियाएं प्रारंभ नहीं होती है, या तो मानवीय रूप से मनुष्य के द्वारा, जो व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम ही नहीं है उनके द्वारा, या फिर भौतिक संसाधन इसमें क्या अभाव पाया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है अधिकारियों का दृष्टिकोण। दूसरा पॉइंट है वो है अधिकारियों का दृष्टिकोण। जो अधिकारी होते हैं उनका दृष्टिकोण कैसा है, क्या उसका संकुचित है या विस्तृत है, उस कार्य को करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, उनकी इच्छा है इस सहगामी क्रिया का प्रयोग करवाने की या नहीं है। तो उनके दृष्टिकोण का भी इसमें बहुत ही महत्व रखता है। उनका दृष्टिकोण संकुचित है या विस्तृत है, वो कार्य करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। अधिकारियों का असहयोगात्मक दृष्टिकोण भी सहगामी क्रियाओं के संचालन में बाधक होता है। विशेष रूप से निजी विद्यालयों के अधिकारी इन्हें एक वित्तीय अधिकार समझते हैं। अधिकारियों का असहयोगात्मक रवैया, सहयोग नहीं करते,
इस कार्य को क्या है जाने दो। और वो अपने इसको क्या समझते, वित्तीय संपत्ति समझते। अगर वो इसमें कार्य करने के लिए तो धन का प्रभाव, धन भी खर्च करना पड़ेगा, भवन, स्थान और व्यक्ति, तो सारा कुछ इस पर डिपेंड कर जाता है आर्थिक रूप से। तो वित्तीय अधिकारी सहयोग खुद ही समझ लेता है। इसमें अधिकारियों का दृष्टिकोण कैसा होता है, असहयोगात्मक। सहयोग इसमें अधिकारी बिल्कुल ही नहीं करते। खास तौर पर निजी विद्यालयों के अधिकारी, निजी विद्यालय के जो अधिकारी है वो इसमें अपना सहयोग नहीं करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अंधानुकरण। अंधानुकरण, दूसरे की तरह स्वयं भी करना। अंधानुकरण, अरे उस विद्यालय में ये कार्य हो रहा है तो हम भी अपने विद्यालय में ये कार्य करेंगे, उस जिले में ऐसा करवाया तो हम भी अपना, और उसके पास भवन हो, भूमि हो, स्थान की जरूरत है या नहीं है, धन है या नहीं है, तो ये अंधानुकरण बहुत बेकार, ऐसे योगा कार्य सहगामी क्रियाओं के लिए घातक सिद्ध होता है कि जो भेड़ चाल होते हैं कि एक भेड़ इधर जा रही तो सारी भेड़ उधर चल जाएंगी, तो वही हो गया इसमें क्या, अंधानुकरण। कुछ विद्यालय, इन विद्यालयों में संचालित सहगामी क्रियाओं की देखा देखी अपने यहाँ पर भी उन्हीं सहगामी क्रियाओं को प्रारंभ कर लेते हैं, किंतु ऐसा करते समय वे अपनी परिस्थितियाँ नहीं देखते हैं। वास्तव में प्रत्येक सहगामी क्रिया विद्यालय की परिस्थितियों, उपलब्ध साधनों तथा बालकों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरे विद्यालय में पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं संचालित के, अगले विद्यालय में जैसे क्रिकेट का खेल हो रहा है, वहाँ उनके पास काफ़ी स्पेस है, बाल धन खर्च करने के लिए भी है, बालकों को भौतिक रूप से जो भी साधन उपलब्ध चाहिए साधन, वो सारी चीज़ें वो उपलब्ध करा देते। दूसरा विद्यालय उसका अनुकरण करता है, वहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है क्रिकेट की, तो हम भी अपने विद्यालय में क्रिकेट की प्रतियोगिता करवाएं। अब वहाँ पर भले वो सारी सुविधाएं वो बच्चों को नहीं प्रदान करता है, फिर भी वो उसका क्या कर लेता, अंधानुकरण। तो वो जो उसके पास जो सारी चीज़ अवेलेबल है, उसका तो जो कार्य उसने किया, योजना बनाकर किया, उसका कार्य सफल होगा, पर आपका कार्य असफल सिद्ध हो। क्यों, आपके पास वो भौतिक संसाधन नहीं है जो सामने वाले के पास है। तो इसमें अंधानुकरण भी इसकी सहगामी क्रियाओं की कठिनाई में बाधा उत्पन्न करता है। सहगामी क्रिया विद्यालय की परिस्थितियों, उपलब्ध साधनों और बालकों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। उपलब्ध साधनों, मैंने कहा ना अभी, जो साधन आपके पास उपलब्ध नहीं है नहीं करना चाहिए, और बालकों के स्तर के अनुसार। हमारे बालकों में ये कार्य करने की क्षमता है या नहीं है, वाद विवाद करने की, निबंध पत्र की, सामूहिक कोई प्रतियोगिता करवा रहे हो उसकी, तो आपका बालकों का स्तर कैसा है, आपके पास उपलब्ध साधन है या उस तरह की परिस्थिति है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो ये भी एक क्या है, कठिनाई है सहगामी क्रियाओं में। अगली जो कठिनाई है वो है परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। केवल शिक्षा जो प्रणाली वो कैसी हो गई है, परीक्षा केंद्रित। वो किस प्रकार से एग्जाम आएगी, हमें ये चीज़ पढ़नी है, केवल इसके ऊपर रट्टा लगाना है बालकों को, और जो आसपास की जो अतिरिक्त जो कैरिकुलम है उनमें बच्चा क्या नहीं लेता, भाग नहीं ले सकता। ये तो कठिनाई है सहगामी क्रिया। केवल उसको एक विषयगत ज्ञान में ही अपने आप को निपुण समझना कि मुझे तो ये जो 6 सब्जेक्ट में, इन 6 सब्जेक्ट को मैं अपने आप में एंटरटेन में आना, इसी चीज़ को मुझे तो करना है, क्वालिफाई करना है। तो परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली के द्वारा भी इसमें कठिनाई आती है। जो सारे बच्चे होते हैं जो सृजनशील भी रहते हैं, प्रतिभाशाली भी रहते हैं, और पिछड़े समझ सारे बालक एक कक्षा में रहते हैं, तो वो बालक इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, रुचि नहीं लेते किसमें, सहगामी क्रियाओं के संचालन में, इसलिए इसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसे आज ही की शिक्षा प्रणाली परीक्षा पर केंद्रित है। शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। आज का छात्र भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। वे पाठ्यक्रम ही पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि
इसी से वे परीक्षा पास कर सकते हैं। इसलिए वे पाठ्य सहगामी क्रिया को अधिक महत्व नहीं देते और उनमें लगन के साथ भाग नहीं लेते। मैंने आपको अभी महत्वपूर्ण व्यवहारिक रूप में आपको समझा दिया। बालकों को केवल क्या करना, मुझे परीक्षा पास करनी है, अन्य जो कैरिकुलम है मुझे उससे कोई मतलब नहीं लगता, बालक उसमें रुचि नहीं लेता, केवल लगन के साथ अपनी पढ़ाई करनी है, क्या उसको परीक्षा पास करनी है। इसलिए ये भी सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि बालक इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, बालक इसमें रुचि नहीं लेते, केवल परीक्षा को ही अपना सब कुछ मानते। अगला जो पॉइंट है वो है समय सारणी में कम महत्व। आप विद्यालय की जो समय सारणी है उसमें भी इसका कोई महत्व नहीं रहता, अर्थात कम वरीयता दी जाती है। समय सारणी में कम महत्व समय सारणी में कम महत्व। विद्यालय की समय सारणी में पाठ्यक्रम सहयोगी क्रियाओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। पाठ्यक्रम में वे ही विषय अधिक महत्व प्राप्त करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने बताया केवल जो विषयगत ज्ञान है उसको ही अधिक महत्व दिया जाता है। जो आपकी सब्जेक्ट पर चलती है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, एसएस, उनको ही समय सारणी में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इनका कोई पर्टिकुलर से अलग से कोई ना तो एक पीरियड लगता है, ना कोई गेम खिलाता है, ना बालकों को इसका बारे में अध्ययन करवाया जाता है। तो समय सारणी में इसका महत्व कम रखा गया। परीक्षा की दृष्टि से केवल विषयगत ज्ञान है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, उसको ही ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया। जो परीक्षा में ज़्यादा महत्व है, जो बालक जिससे पढ़कर पास होगा, उसको ही ज़्यादा महत्व दिया गया। अगला जो पॉइंट है वो है अध्यापकों की अरुचि। अध्यापकों की अरुचि। इसमें अध्यापक क्या कर लेते हैं, रुचि उत्पन्न नहीं करते। उनको ये कार्य, क्योंकि उनके ऊपर इतना बर्डन आ जाता है, केवल विषयगत आपको अपनी सब्जेक्ट को समय पर पूरा करना है, ये उनके ऊपर क्या होता है, दबाव रहता है टीचरों के ऊपर। तो वो सहगामी क्रियाओं में क्या नहीं रहने लगते, रुचि नहीं लेते। तो फिर बालक किस प्रकार से रुचि लेगा। जब अध्यापकों को उनको रुचि नहीं है तो बालक तो सहगामी क्रियाओं के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। शिक्षकों के द्वारा ही तो बालक को बताया जाता है कि आपको पढ़ाई के अतिरिक्त ये कार्य भी करने चाहिए, जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाए। तो बालकों, अध्यापकों की रुचि के कारण भी सहगामी क्रिया के संचालन में कठिनाई आती है। अध्यापक सहगामी क्रियाओं को एक भार के रूप में लेते हैं। वे एक ही पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं के भार से काफ़ी दबे रहते हैं और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को संचालित करने के लिए उनमें शक्ति तथा समय नहीं बचता है, जो परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि उनको ये कार्य करने में क्या, वो इतना बर्डन आ जाता है, इतना दबाव आ जाता है, केवल परीक्षा की दृष्टि से वो उन्हीं विषयगत चीज़ों पर ध्यान देते हैं। और ये क्या, उनको क्या लगती है, इसमें उसकी अरुचि हो जाती है, वो अपने आप को एक दबा हुआ महसूस करते हैं। तो इस तरफ उनका ध्यान कम रहता है और वो इसमें रुचि भी नहीं लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है छात्रों की रुचि। छात्रों की रुचि, छात्रों की रुचि। इन क्रियाओं में पर्याप्त मात्रा में छात्र भाग नहीं ले पाते हैं। क्यों? इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे छात्रों की रुचि, इनमें भी इन क्रियाओं में सारे छात्र भाग क्यों नहीं लगते। जैसे बालकों को पढ़ाई में अधिक रुचि प्राप्त करना, अधिक रुचि होना, पढ़ाई में तो क्या होना, अधिक रुचि, और इधर सहगामी क्रिया में कम। क्यों? क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये ही उसमें ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, पढ़ाई ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, परीक्षा की तैयारी में विशेष ध्यान देना।
पढ़ाई में परीक्षा की दृष्टि से ध्यान नहीं देना। तो फिर पढ़ाई क्या होगी? पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होना। बाधा समझ आ जाता है, बाधा उत्पन्न होना। कोई कंपटीशन ऐसी टाइम पर आ जाए तो उस टाइम उसके थोड़े दिन बाद ही आपके एग्जाम है, तो बालक क्या करेगा? हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, हमें उस कंपटीशन में भाग नहीं लेना। तो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होना, इसलिए भी इसकी कठिनाई का स्तर है। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है इसका संचालन समय सारणी के वाहन होना। छात्रों का विद्यालय से दूर निवास स्थान। छात्रों का विद्यालय से दूर निवास स्थान, घर से बाहर दूर होना। इस कारण भी बालक इसमें भाग नहीं ले पाते, क्योंकि घर से उनका जो निवास स्थान है वो क्या है? दूर है, इसलिए बालक इसमें भाग नहीं ले पाते। अभिभावकों की इन क्रियाओं के प्रति अवहेलना। माता पिता की इन क्रियाओं में रुचि न लेना या अवहेलना करना। क्योंकि माता पिता भी क्या करेंगे? अगर बच्चे को पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम है उसकी अगले महीने, इस महीने उसको कंपटीशन के लिए बाहर जाना, तो वो उन क्रियाओं में रुचि नहीं लेते कि आपकी पढ़ाई बाधित होगी, अवहेलना करते कि छोड़ो इस चीज़ को, आप तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो इस कारण से इन सहगामी क्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सभी को कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है, जैसे छात्रों को प्रमाण पत्र देना। इन क्रियाओं को विद्यालय समय के अंदर ही संचालित करना, अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना, वार्षिक परीक्षा में इन्हें महत्व देना आदि कार्यों के द्वारा छात्रों को इनके प्रति आकर्षित किया जा सकता है। अभिभावकों के संपर्क, प्रमाण पत्र, वार्षिक परीक्षा में इसका महत्व, इन सारी चीज़ों को अगर हम इसमें इंक्लूड कर दें तो हमारा जो कठिनाई स्तर है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। तो हमने आपको कठिनाई, सहगामी स्तर की जो कठिनाई है उनके बारे में बतलाया है। अब जो अगला पॉइंट आता है इसी में वो है कुछ सहगामी क्रियाएं। अब तो आपको आ गई क्या? कठिनाई में सहगामी क्रियाओं की कठिनाई। अब कुछ जो सहगामी क्रियाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे छात्र परिषद। इनके अलावा कुछ सहगामी क्रियाएं और भी हैं, जैसे छात्र परिषद। अब ये छात्र परिषद क्या है? छात्र परिषद आज प्रत्येक विद्यालय में पाई जाती है। किसी विद्यालय में यह बाल सभा कहलाती है तो कहीं यह शिक्षा परिषद, छात्र संघ, विद्यालय सभा अथवा अन्य किसी नाम से। छात्र परिषद का अर्थ होता है बाल सभा जो होती है ना विद्यालय में। पहले हम पढ़ते थे, कब करी जाती थी? शनिवार के दिन, जब लास्ट का जब कालांश आता था तब बाल सभा सारे बच्चों को एक बड़े ग्राउंड में लेकर गुरुजी हमारे बैठ जाते थे, नीचे हम बैठ जाते थे, फिर दोनों में बाल सभाएं होती थी। ग्रुप बना दिया जाता, एक ए और एक बी। तो उस ग्रुप में क्या, कोई भी जैसे चौपाई हो या जैसे आपको वो दिया जाता था कि आज कल का शुक्रवार को होता थी, कल आपके बाल सभा में ये टॉपिक रखा जाएगा। तो जैसे कोई देशभक्ति गाने के ऊपर या फिर अंत्याक्षरी करवा लेते थे या कोई कविता का पाठ करवा लेते थे। उन सारे के बालकों की जो सभा थी उनका हमने भी किया। तो हमारे टाइम पर ये शनिवार के दिन होती थी। अब जैसे बताया कि छात्र परिषद, अब छात्र परिषद को क्या बोलते हैं? बाल सभा या छात्रों का परिषद या छात्रों का संघ
ये छात्र परिषद के अंतर्गत आते हैं, जो प्राय प्रत्येक विद्यालय में ये करवाई जाती है। अन्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में स्वशासन लाना है। छात्र परिषद के और भी अनेक लाभ है। यदि विद्यालय में छात्र परिषद होती है तो विद्यालय के अनेक कार्यों में छात्रों का सहयोग, सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा छात्र परिषद के लाभ स्पष्ट दिखाई देते हैं। छात्रों में सहयोग की भावना होना, छात्रों में अनुशासन की भावना होना, एक दूसरे का सहयोग करना, नेतृत्व आना, भाषण विकास का कला होना, इन सारे के अंतर्गत छात्र परिषद के अंतर्गत आती है। पहले जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है इसमें अनुशासन। जब सारे छात्र इकट्ठे हो जाते हैं तो स्वयं अनुशासित हो जाते। गुरुजी कह रहे हैं चुप रहो, कोई ऐसा जो टॉपिक दे देते उस पर बालक क्या करते थे, चिंतन, और स्वयं अनुशासित होकर उस कार्य को करते थे। तो पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है अनुशासनहीनता में कमी, क्योंकि बालक स्वयं अनुशासित हो जाते थे। तो अनुशासन हीनता में कमी, पहला जो पॉइंट है वो है अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी। अब अनुशासन की कमी किस प्रकार से छात्र संघ के अंतर्गत अनुशासनहीनता में कमी, अनुशासनहीनता में कमी, अनुशासनहीनता में कमी। जब बालकों को स्वयं नेतृत्व कर दिया जाएगा छात्र परिषद के अंतर्गत, अर्थात बाल सभा के अंतर्गत बालकों को एकत्रित किया जाता है, तो बालक स्वयं ही उसमें अनुशासनहीनता नहीं करेगा। बालक स्वयं अनुशासित होकर वो कार्य करेगा। क्यों? कि उनको बालकों को जिम्मेदारी दे दी गई है, तो बालक इसमें अनुशासनहीनता नहीं कर सकता। विद्यालय में अनुशासनहीनता की समस्याएं कम हो जाती है, और जो कुछ थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न भी होती है उनका छात्रों के सहयोग से समाधान कर लिया जाता है। छात्रों के मैंने बताया ना कि हमारे टाइम पे 2 गुट बना करके बाल सभाएं होती थी, तो जो 2 गुट में बना लेते हैं अनुशासनहीनता में, तो छात्र उसमें क्या करते हैं, सहयोग, और उसका जो लीडर है उसको खड़ा कर देते हैं, तुम्हारे ग्रुप को तुम संभालो और तुम्हारे ग्रुप, तो उसमें स्वयं में क्या हो जाएंगे, अनुशासनहीनता में कमी। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है नेतृत्व गुण का विकास। बालकों में स्वयं में नेतृत्व गुण का विकास हो जाता है। नेतृत्व गुण का विकास किस प्रकार से आ जाता है, बालक को हम स्वयं जिम्मेदारी दे देते हैं बालक को, तो उसमें नेतृत्व क्षमता का उसमें विकास हो जाता है। आपको ये कार्य संपन्न कराना है छात्र बाल सभा के अंतर्गत, छात्र संघ के अंतर्गत बालकों को एकत्रित करके, तो उनमें नेतृत्व का भाव उत्पन्न हो जाता है, और भविष्य में बालक स्वयं ही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है, और नेतृत्व करने का गुण उसमें विकास हो जाता है। इसमें बालकों में आदर्श नेतृत्व के गुण का विकास होता है, तथा वे अधिकार और कर्तव्यों के प्रति समुचित दृष्टिकोण बना लेते हैं। इससे बालकों में प्रजातंत्र के लिए आवश्यक गुणों का विकास होता है। अगला पॉइंट है वो है भाषण कला का विकास। भाषण कला का विकास। भाषण कला का विकास। छात्र परिषद बालकों में भाषण कला का विकास करती है। उनमें दूसरों के विचारों को ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। वे समुचित तर्क देना सीखते हैं तथा विरोधी विचारों के प्रति सम्यक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। बाल सभा के अंतर्गत जब छात्र संघ या छात्र परिषद बालक एकत्रित होते हैं, भाषण देने के लिए वो खड़े होते हैं, कहते हैं ना भाषण प्रतियोगिता हो रही है या फिर अंत्याक्षरी प्रतियोगिता हो रही है, तो उसके अंतर्गत भाषण के अंतर्गत क्या होता है, बालक क्या करता है, भाषण देते हैं, तो उसके आरोप जो प्रत्यारोप है उनका बालक स्वयं उत्तर देते हैं, स्वयं उचित दृष्टिकोण अपनाते हो, विस्तृत दृष्टिकोण अपनाते हो, बालक में भाषण कला का विकास हो जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है संचालन शक्ति का विकास।
संचालन शक्ति का विकास। संचालन शक्ति का विकास। छात्र परिषद के द्वारा छात्रों में विभिन्न क्रियाओं को संगठित तथा संचालित करने का कौशल विकसित होता है। वे छात्र परिषद की अनेक क्रियाओं की व्यवस्था करते हैं तथा उन्हें संचालित करते हैं। मैंने आपको बताया संचालन शक्ति का विकास किस प्रकार से छात्रों के समक्ष उनको देना, छात्रों को उनमें क्रियान्वयन करना, आपको ये कार्य करना, आपको ये काम करना, तो बालक इसमें स्वयं संचालित करते हैं। छात्र संघ जब बनती है या छात्र परिषद बनती है, उन बालकों में संचालन करने का नेतृत्व का गुण आ जाता है और बालक अच्छे से इस कार्य को करने में सफल होते हैं। मानवीय गुणों का विकास। अगला जो पॉइंट है वो है मानवीय गुणों का विकास। मानवीय गुणों का विकास। बालक में दया, ईमानदारी, सहिष्णुता, धैर्य, सहानुभूति, स्वस्थ प्रतियोगिता जैसे मानवीय गुणों का विकास हो जाता है। आपस में सहयोग करना या दया करना, ईमानदारी की कर्तव्यनिष्ठता, इन सारे गुणों का, आज्ञापालिता, इनका सारे गुणों का उनमें विकास हो जाता है। किसके द्वारा? छात्र संघ के या छात्र परिषद के बालकों में। अगला जो पॉइंट है वो है आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण। आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण। आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण। इसमें बालक स्वयं ही नियंत्रण रहता। बालक जब स्वयं नियंत्रित होगा, स्वयं अनुशासित होगा, स्वयं प्रशिक्षण लेगा बालक, तभी तो दूसरों को संभाल पाएगा। जो और एकत्रित जो बालक हैं उनको किस प्रकार से नेतृत्व शक्ति उसके अंतर्गत आएगी, तो पहले तो स्वयं ही अपने आप में नियंत्रित करने का, अर्थात स्वयं का ये प्रशिक्षण करेगा मुझे किस प्रकार से अनुशासित होकर रहना है, किन किन कार्यों में अनुशासित रूप में मुझे ये कार्य करने चाहिए। छात्र परिषद बालकों को आत्मनियंत्रण में प्रशिक्षण प्रदान करती है। विभिन्न क्रियाओं के संपादन में, विभिन्न व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने में अपने व्यवहार करने को नियंत्रण करना सिखाना। सामने वाले को आप किस प्रकार से बात करोगे, उनका किस प्रकार से अभिवादन करोगे, किस प्रकार से आपको बोलना, व्यवहार में परिवर्तन करना, तो आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला जो पॉइंट है वो है चारित्रिक गुणों का विकास। चारित्रिक गुणों का विकास। चारित्रिक गुणों का विकास। शिक्षा परिषद जैसे सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालकों के चरित्र को ऊंचा उठाया जा सकता है। वे आदर भाव, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा जैसे गुणों का सहज विकास कर लेते हैं। आदर भाव, कर्तव्य निष्ठ, ईमानदारी, आदर भाव, कर्तव्य निष्ठ, ईमानदारी का सहज ही अपने आप में भाव उत्पन्न कर लेते हैं। शिक्षा परिषद में छात्र स्वशासन का ही एक रूप है, अतः स्वशासन व्यवस्था से प्राप्त होने वाले सभी काम सहगामी क्रियाओं से प्राप्त होते हैं। तो छात्र परिषद के अंतर्गत, छात्र परिषद कहते बाल सभा, छात्र संघ, छात्र परिषद, तो इसमें ये पॉइंट आते हैं जैसे अनुशासनहीनता की कमी, नेतृत्व गुण का विकास, बालकों में भाषण का विकास, संचालन शक्ति का विकास, मानवीय गुणों का विकास, आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण और चारित्रिक गुणों का विकास होता है। इसमें कुछ और पॉइंट भी हैं। आशा करती हूँ जो मैंने आज सहगामी क्रिया के संचालन की कठिनाई और फिर कुछ परिषदें सहगामी क्रिया की और जो कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाएं उनके बारे में अध्ययन करवाया।
इसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में आप इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।